सारे टॉपिक ये जो मैंने आपको बताए हैं इतने कम समय में, आप यहीं से याद तैयार कर लो। फिर देखो केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के तो जितने आएंगे, एक इसका पिछला वीडियो और एक ये वीडियो और एक इसका जो अगला वीडियो आएगा कल आपको चैनल पर, वो भी मिल जाएगा। तीनों वीडियो याद कर लो और विलियन से जो भी आपका डाउट है या डर है वो खत्म हो जाएगा। और इन 3 वीडियो में से जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वहीं से ही आपको विलियन के सारे सवाल मिल जाएंगे। तो आपको जो मैंने टॉपिक आज बताए हैं ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, ठीक है। और अगर यार केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री से जंग जारी है, तो इस उम्मीद के साथ मेहनत करते रहो कि आप केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर जरूर लाओगे और अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो ये चीज जरूर पूरी हो सकेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि यहां से आकर जो भी बंदा जुड़ता है वो यहां पर ना तो केमिस्ट्री को पढ़े ना ही केमिस्ट्री को रटे, बल्कि सीख कर जा सके। तो जैसा कि फिलहाल सारी बातों को साइड में रखते हैं और जैसा कि मैंने आपको अब तक मैंने बोला 26 जनवरी से अपनी प्लेलिस्ट आ रही है, तो उस प्लेलिस्ट का एक वीडियो आ चुका है जो आप ऑलरेडी चैनल पर देख चुके हैं। तो आज ये केमिस्ट्री स्पेशल में केमिस्ट्री 02 हीरो क्लास प्लेलिस्ट में विलियन का शॉर्ट 2 है। शॉर्ट 3 चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे टॉप पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाकर उसे भी जरूर पढ़िए। हर चैप्टर के 3 शॉर्ट होंगे और टोटल 30 शॉर्ट में पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें विलियन के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। देखो अब तक पिछला मैंने जितना ही विलियन ने पढ़ाया आपको इंपॉर्टेंट, और उसके आगे से आप इन जो मैं आज टॉपिक्स कर रहा हूं इनकी तैयारी कर लेना यार। पेपर में देखो 70 में से 70 स्कोर बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखो आज सबसे पहला टॉपिक परासरण तथा विसरण में अंतर। परासरण तथा विसरण में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कभी भी जब अंतर हमसे पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, 2 साइड बना लेते हैं। एक साइड पर लिख लेते हैं परासरण और एक साइड पर लिख लेते हैं बेटा विसरण, ठीक है। देखो अंतर कैसे करोगे परासरण और विसरण में, परासरण और विसरण में अंतर कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए भी आपके, ठीक है। किसी भी बोर्ड में अगर आप बैठ रहे हो तो यह जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। देखो परासरण क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में पहला पॉइंट लिखता हूं जिससे फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, देखो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, अब हम इनको समझेंगे कैसे। देखो बारी बारी से मैं आपको समझाता हूं। पहला अंतर क्या है, देखो परासरण क्या होता है, वह घटना जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। विसरण क्या होता है, वह घटना जिसमें विलय के अणु सांद्र से तनु की ओर तथा विलायक के अणु तनु से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इसमें देखो केवल तनु से सांद्र की ओर गति हो रही थी, यहां तनु से सांद्र की ओर भी हो रही है और सांद्र से तनु की ओर भी गति हो रही है। तो ये दोनों क्या हो गया, पहला अंतर। दूसरी चीज क्या है, दूसरा अंतर क्या है, इसमें केवल विलायक के अणु गति कर रहे हैं जैसा कि अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया, और इसमें देखो विलय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी आप मान सकते हो, देखो जैसे ही किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है और इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इतनी बातों को पहले आप लिख लेना। लिखने के बाद में देखो करना क्या है, ये चारों पॉइंट मैंने आपको जो बोलकर बताए, अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में समझने में दिक्कत हो रही है, देखो मैं यहां पर पूरा एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूं चीजों को, आपको बोर्ड की तैयारी करवा रहा। बोर्ड में आप चाहते हो 70 में से 70 स्कोर करना, तो स्कोर हो जाएगा। उसके लिए आपको इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो अपने चैनल पर भाई इनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां से जाकर डिटेल में समझ सकते हो, विद डिटेल भी सिखाया गया है। लेकिन यहां पर वीडियो अगर मैं एक एक टॉपिक को आपको बहुत लंबा करके समझाने बैठूंगा तो वीडियो घंटों का लंबा हो जाएगा। मुझे वीडियो केवल 30 मिनट का बनाना है, ठीक है, जिससे कम समय में आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सको। तो देखो इतने 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आप पे क्या है, परासरण तथा विसरण में अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात आती है भाई इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे जो हमें समझ में नहीं आए, जैसे कि भाई अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, नोट करके थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसे ही। जैसे कि सपोज ये एक झिल्ली है, इसके इधर को तनु विलयन है, इधर को सांद्र विलयन है, ठीक है। तो तनु विलयन में भाई विलायक और विलय 2 अणु होते हैं, विलायक और विलय।
तो अर्धपारक में झिल्ली वो होती है जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते। वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते, अर्धपारक में झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ठीक है। और भाई बात आई परासरण वाली, वह घटना जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। यहां देखो ये तनु विलयन, ये सांद्र विलयन। यहां क्या हुआ, विलायक के अणु अर्धपारक में झिल्ली में से स्वतः प्रवाहित हो रहे हैं और विलय के नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी परासरण की घटना। ठीक है, ये घटना किसकी, परासरण घटना। इस तरीके से आप चाहते हो विसरण, विसरण में क्या होता है भाई, सपोज एक और सांद्र विलयन है, एक और तनु विलयन है, तो तनु से सांद्र की ओर जो गति करेगा वो तो विलायक होगा, तो तनु से सांद्र की ओर कौन गति करेगा, विलायक इधर की ओर। लेकिन जो विलय होगा वो कहां से गति करेगा, वो सांद्र से तनु की ओर। तो ये देखो वह घटना जिसमें विलय के अणु सांद्र से तनु विलयन की ओर तथा विलायक के अणु तनु से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, क्या कहलाती है, विसरण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा। अब अगर एग्जाम में मान लो अंतर नहीं आया और ऐसे करके सवाल आ गया कि भाई परासरण किसे कहते हैं, तो ये जो पहला पॉइंट है ये परासरण की परिभाषा, अगर विसरण आ जाए पहला पॉइंट है ये विसरण की परिभाषा। अगर वो आपसे कहते हैं परासरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, तो ये चौथा वाला पॉइंट इसका उदाहरण हो गया और ये चौथा वाला पॉइंट इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इस साल की 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। और एक क्वेश्चन और, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। देखो संबंध तो निकाल लेंगे लेकिन वो सवाल जब आता है ना तो वो ऐसे करके आता है, परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए, हो जाएगा। पहले हम परासरण दाब को समझते हैं, परासरण दाब क्या होता है। देखो मैं फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। देखो बेटा परासरण दाब से बात पर इतना सा होता है, विलायक को विलयन से अर्धपारक में झिल्ली द्वारा अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ इतनी बात लिखनी है, ठीक है। अच्छा, परासरण दाब को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो और तो देखो यहां पर यूं करके फटाफट से थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। ऐसे ही देखिए, सपोज ये एक पात्र है, इसमें भरा है विलयन, हमने विलयन में लगा दी अर्धपारक में झिल्ली, इधर का विलयन है तनु, इधर का विलयन है सांद्र। ठीक है, तो जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली आई तो विलायक के अणु क्या करेंगे, इधर से इसकी ओर जाने लगेंगे अपने आप। जैसा कि पीछे परासरण में देखा तो ये परासरण की घटना शुरू हो गई है। अब यहां पर क्या होगा, परासरण की घटना शुरू होने के बाद में जो विलायक के अणु इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, उसी समय पर यहां से एक लगाया पिस्टन और इस पिस्टन से की मदद से क्या लगाया, इस पर लगाया दाब, और इस पर दाब लगा के जो विलायक के अणु इधर आए थे इन अणुओं का वापस लौट जाना, जितने अणु इधर आए थे उतने अणु जितनी ही देर में उधर लौटेंगे, उस समय पर जो दाब होगा जिससे इसके विलायक के अणु इधर आना बंद कर दे, तो जब विलायक के अणु इधर आना बंद कर देंगे तो वो घटना कहलाती है परासरण दाब। उस समय पर जो विलयन का जो भी टोटल दाब होगा पिस्टन में दाब मापी में नोट किया जाएगा, वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। लेकिन अब विलायक के अणु जो आ गए थे, थोड़ा दाब हमने क्या करा और बढ़ाया और विलायक के अणु वापस जाने लगे, थोड़ा दाब हमने और बढ़ाया, विलायक के अणु वापस जाने लगे, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, अभी ये है परासरण दाब। एक टॉपिक पूछा जाता है प्रतिलोम परासरण। देखो ये एग्जाम में ना के बराबर आता है, आपको एग्जाम के लिए इसे टारगेट करना है, लेकिन साइड में आपको थोड़ा सी नॉलेज इसके बारे में भी होनी चाहिए जिससे अगर बाई चांस आ जाता तो आप इसे सॉल्व कर सको। देखो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, मैं आपको बोलकर सुना देता हूं केवल कितना सा होता है। देखो जैसे हमने क्या करा, विलायक को विलयन से अर्धपारक में झिल्ली द्वारा अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए जो कम से कम दाब लगाया उसे हमने क्या कहा, परासरण दाब का। अब हमने उसके परासरण को रोका, परासरण की क्रिया रुकने के बाद, ऐसे करके लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन, परासरण की क्रिया रुकने के बाद विलायक के अणुओं का ये यहां पर सांद्र है ना, तो ये विलयन है
और यहां पर केवल क्या है, विलायक। तो विलायक के अणुओं का विलयन से वापस विलायक की ओर जाना क्या कहलाता है, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आरओ के नाम से जानते हैं। क्या लिखोगे आप भाई, परासरण की क्रिया रुकने के बाद विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर वापस जाना। अब यहां पर देखो सांद्र से तनु की ओर जा रहा, जो कि परासरण में नहीं होता है, तो परासरण की उल्टी क्रिया हो रही। परासरण क्या होता है, तनु से सांद्र की ओर जाना। अब विलायक के अणु सांद्र से तनु की ओर जा रहे हैं, हमने दाब ज्यादा लगाया तो वो क्या हो गया, प्रतिलोम परासरण, क्योंकि परासरण के उल्टी क्रिया हो रही है। एक लाइन में आप इतनी बात लिख सकते हो। फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको इसका संबंध स्थापित करना बताता हूं। देखो बेटा, अगला टॉपिक, अभी जो मैंने आपको परासरण दाब पढ़ाया, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैं यहां पर आपको स्टार्ट करवाता हूं, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। सभी बोर्ड के लिए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी ढील नहीं देना है। अब देखो परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध निकालते कैसे। देखो सिंपल सा मैं आपको चंद लफ्जों में बताता हूं, चंद लफ्जों में। देखो बेटा, बॉयल पॉइंट टाइम्स सीएम से बॉयल ने क्या बताया, बॉयल ने बताया किसी विलयन का परासरण दाब जो होता है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, लेकिन कब होता है, जब ताप उसका कैसा हो, स्थिर हो। ये किसने बताया आपको, बॉयल ने। और एक नियम आपने परासरण दाब का नियम पढ़ा होगा, चार्ल्स वॉन हाफ लॉ, चार्ल्स वॉन हाफ लॉ, यानी कि चार्ल्स वॉन हाफ नियम से। देखो चार्ल्स ने क्या बताया, चार्ल्स ने बताया P जो होता है वो समानुपाती होता है T के, मतलब किसी विलयन का, किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, लेकिन कब होता है, जब सांद्रता कैसी हो, स्थिर हो, स्थिर सांद्रता पर। इन्होंने बताया स्थिर ताप पर। इसे मानो समीकरण 1, इसे मानो समीकरण 2। देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये P के समानुपाती, ये P के समानुपाती, तो दोनों P के समानुपाती है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P समानुपाती CT। समानुपाती का निशान हटता है, कांस्टेंट आता है, तो P बराबर यहां पर हो जाएगा CST, P बराबर CST। यहां पर S क्या है आपका, जब विलयन की बात होती है तो विलयन स्थिरांक आपका क्या होता है, S, तो ये आपका क्या आया, विलयन स्थिरांक। अब आपको क्या करना है, विलयन स्थिरांक आने के बाद में देखो आप जानते हो, क्योंकि C सांद्रता है ना, सांद्रता बराबर किसकी होती है, मोलरता के। सांद्रता और मोलरता दोनों एक ही चीज होती है, और मोलरता जो होती है वो होती है मोल प्रति लीटर। मोल को स्मॉल n से लिखते हैं और लीटर को, आयतन को किससे लिखते हैं बेटा, V से लिखते हैं आयतन को, तो मोल प्रति लीटर। तो अगर C बराबर m है, C की जगह अगर m लगाएंगे तो ये हो जाएगा P बराबर MST, हो गया। और अगर यहां पर देखो P बराबर MST, CM, m की जगह हम क्या लगा सकते हैं, N अपॉन V, तो हो जाएगा P बराबर N अपॉन VST, ठीक है, P बराबर N अपॉन VST। अब यहां पर देखो मोल जो होते हैं आपके स्मॉल n, ये होते हैं ग्राम प्रति, ठीक है, ग्राम मतलब वेट, तो स्मॉल w अणुभार मतलब मास, तो इसे m से लिखते हैं। तो n बराबर हम यहां पर फाइनली क्या लगाएंगे, w अपॉन में m। तो ध्यान से देखो, देन अब n बराबर w अपॉन m लगा, तो देखो v को तो पहले आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा pv बराबर n की जगह क्या लगा दो आप, w अपॉन में m, w अपॉन में m, तो ये हो जाएगा w अपॉन m st। भाई परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध निकालना है। P यहां पर परासरण दाब है, M यहां पर मोलर द्रव्यमान है, तो आप क्या करो, M को सपोज इधर ले आओ उठाकर, तो ये हो जाएगा M बराबर WST अपॉन में P भी चला जाएगा बटे में, तो ये आपका हो गया M बराबर WST अपॉन में PV। ये आपका विलय के मोलर द्रव्यमान तथा विलय के मोलर द्रव्यमान और परासरण दाब में संबंध स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, इसे बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। तो बेटा फटाफट से इसे अच्छे से सुंदर से नोट्स में नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला टॉपिक अगर आप विलयन चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसको तैयार करना है, क्वथनांक का उन्नयन। देखो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वथनांक के उन्नयन से न्यूमेरिकल भी आता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसकी तो कम, लेकिन मोलर उन्नयन स्थिरांक की बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और अगर आपने क्वथनांक का उन्नयन नहीं पढ़ा तो मोलर उन्नयन स्थिरांक कैसे पढ़ेंगे और मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम इसकी भी तैयारी इजिली
कर सके। देखो हो जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। देखो बस आपको करना क्या है, देखो मैं इनके ऊपर क्वेश्चन भी आपको एक एक क्वेश्चन करके बता दूंगा। पराशर दाब का क्वेश्चन भी आता है और इसका भी आता है, दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको विद प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सके। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, पहले मैं इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर हम फटाफट से एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिससे कि वीडियो हमारा लंबा ना हो, हम चीजों को आसानी से सीख सके। देखो बेटा, अब इन सारी बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन सारी बातों में हमें कैसे करना है, कैसे क्या करना है। देखो विद डायग्राम मैंने इसे अदर से समझाया है। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि ये केवल एग्जाम की तैयारी, मैं केवल आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिखने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में लिखना कैसे, कितना लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसे डिटेल में समझो, तो यार नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में विलियन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समय नहीं है, बोर्ड की परीक्षा निकट है, तो फटाफट से इनको चीजों को क्या करना है, खत्म करना है। तो कैसे खत्म करोगे, कैसे केमिस्ट्री में 70 नंबर लाओगे, तो उसके लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहना और वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखना। देखो क्या करना है आपको, देखो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है यहां पर क्वथनांक क्या होता है। देखो सिंपल सी भाषा में आपको क्वथनांक के बारे में बता देता हूं। क्वथनांक किसी भी विलयन का या वस्तु का वह ताप होता है जिस पर वो वस्तु उबलने लगती है, ठीक है। किसी भी वस्तु का वह ताप जिस पर वस्तु उबलने लगे, उस ताप को ही उस वस्तु को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब किसी विलायक में, सपोज हमारे पास जल है, जल एक विलायक है, जल को हमने गर्म करा, उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने जल में थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा नमक मिला दिया। चीनी और नमक क्या होता है, अबाष्पशील विलय, तो उसमें बाष्प भी उत्पन्न नहीं होगी, कम उत्पन्न होगी। तो क्या होगा, जो एक हाथ में मेरे, ये मान लो ये एक हाथ में मेरे सादा पानी वाला विलयन है, एक हाथ में ये चीनी वाला विलयन है, तो जो सादे पानी वाला क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो जो चीनी वाला है ना वो 100 पर गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा किसकी मिली है, चीनी की। तो चीनी अबाष्पशील है, तो उस विलयन का हमें ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब उसका ताप बढ़ाओगे तो ही वो उबलेगा, अदरवाइज वो नहीं उबलेगा। तो सादा पानी 100 पर उबलना और सपोज चीनी वाला विलयन 105 डिग्री पर उबलेगा, तो जो 105 विलयन हुआ, 105 डिग्री टेम्परेचर हुआ उसका, वो 100 से हुआ ना, तो उसके बीच में वृद्धि हुई, 100 से 105 हुआ, तो वो वृद्धि ही क्या कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, और किसमें, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो सिंपल सा आपको एग्जाम में क्या लिखना है, जब किसी विलायक में कोई अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और अगर आप इसे और अलग करके लिखना चाहते हो तो ऐसे करके लिख देना, विलयन के क्वथनांक तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टीवी से क्वथनांक को लिखा जाता है विलयन का बीपी माइनस विलायक का बीपी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना भाई, चीनी वाला मिलके सपोज 105 हुआ और विलायक का कितना था, 100, तो जो डेल्टा टीवी आपका निकलेगा यहां पर वो 5 डिग्री बचा ना, तो ये जो अंतर है, ये अंतर ही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। दूसरी बात, अगर क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा है तो सवाल आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, आणविक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कह लीजिए, ठीक है। मोलर के केस में ये कम आता है, मोलर वाला ज्यादा आता है, लेकिन फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मोलर और मोलर में क्या फर्क होता है, सिर्फ इतना फर्क है, मोलर में आपको 100 ग्राम लगाना है और मोलर में आपको 1000 ग्राम लगाना है। तो देखो मोलर में क्या करेंगे, 100 ग्राम विलायक में जब किसी अबाष्पशील विलय का 1 मोल मिलाते हैं तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके लिए अणुभार निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो फॉर्मूला है m बराबर 100 इंटू k 100 इंटू स्मॉल w कैपिटल W डेल्टा टीवी। स्मॉल w विलय का ग्राम में भार, कैपिटल W विलायक का ग्राम में भार, डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन, k 100 क्या है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक, m क्या है अणु भार। तो इससे किसी भी यौगिक का क्या निकाल लेते हैं हम, अणु भार निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर सवाल आता है, उस पर चर्चा अभी हम आगे करेंगे। मोलर उन्नयन स्थिरांक आपको कैसे तैयार करना है, देखो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में जब किसी अबाष्पशील विलय का 1 मोल मिलाते हैं तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखो सेम चीज है, मोलर मोलल, बस मोलर और मोलल का फर्क है, 100 की जगह 1000 कर देना, फॉर्मूले में जहां 100 था वहां 1000 लगा देना, k 100 की जगह k 1000 कर देना, ठीक है। ये आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। और ये तीनों टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। हिमांक का उन्नयन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वथनांक के उन्नयन पे कोई भी ढील नहीं देनी है और इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने परासरण पढ़ाया, विसरण पढ़ाया, अर्धपारक में झिल्ली के बारे में बताया, परासरण तथा विसरण में अंतर बताया, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध बताया, और आपको क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक
मोलल उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणु का आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इतने सारे टॉपिक ये जो मैंने आपको बताए हैं इतने कम समय में, आप यहीं से याद तैयार कर लो। फिर देखो केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के तो जितने आएंगे, एक इसका पिछला वीडियो और एक ये वीडियो और एक इसका जो अगला वीडियो आएगा कल आपको चैनल पर वो भी मिल जाएगा, तीनों वीडियो याद कर लो और विलियन से जो भी आपका डाउट है या डर है वो खत्म हो जाएगा और इन 3 वीडियो में से जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वहीं से ही आपको विलियन के सारे सवाल मिल जाएंगे। तो जल्दी से बेटा फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, थोड़े से 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको और सिखाता हूं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सेम टू सेम आते हैं, बस थोड़े से डिजिट्स चेंज होकर आ जाते हैं आंकड़ों के, वो आप कर सकते हो इजिली अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। फटाफट से बेटा इसे नोट करो। देखो बेटा ये सवाल है, इस तरीके से सवाल आता है बोर्ड में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके मैं सिर्फ आपको 2 सवाल करवाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला सवाल क्या है, एक कार्बनिक यौगिक के 45 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन का परासरण दाब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक की गणना करें यदि अणुभार 342 है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं बस आप स्टेप बाय स्टेप चलना। देखो सबसे पहले क्या बोला है, एक कार्बनिक यौगिक के 45 ग्राम, मतलब कार्बनिक यौगिक विलय है ना, प्रति लीटर में घुला है, विलायक में घुला है, तो कार्बनिक मतलब स्मॉल डब्ल्यू विलय का ग्राम में भाग, तो कितना दिया है 45 ग्राम। जिससे ये नहीं पता स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो भैया मैंने विलियन की प्लेलिस्ट डाली है, वहां से जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां रिवीजन में विद डिटेल आप नहीं कर सकते, ये क्लास के लिए केवल ये इंपॉर्टेंट की क्लास है। और अगर आपने पढ़ाई करी है तो यार इतना तो आपको पता ही होगा ना कि अब इंपॉर्टेंट के समय में से केवल परीक्षा में जो लिखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ना कि फालतू चीजों पर। तो देखो ये क्या है, डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 45 ग्राम, आयतन मतलब V कितना दिया है प्रति लीटर, मतलब V दिया है 1 लीटर, ठीक है, और वाले विलयन का परासरण दाब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, T कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी केमिस्ट्री में ताप हमेशा लगाते हैं केल्विन में, तो 20 प्लस में 273, तो इसे केल्विन कर लो, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। इतना होने के बाद में बोला है दाब, मतलब P दिया है, कितना दिया है 3.2 वायुमंडल। इतना होने के बाद बोला है विलयन स्थिरांक की गणना करिए, मतलब S निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या 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 बनेगा भाई, सिंपल सा क्या बनेगा, अभी आपको मैंने पीछे फॉर्मूला सिद्ध करवाया था और बोल रखा है यदि अणुभार कितना है 342 है, मतलब M दे रखा है कितना 342। अभी पीछे एक फॉर्मूला सिद्ध करवाया था, PV बराबर W/MST, ये फॉर्मूला था। यहां से हमें देखो इस S को निकालना है, इसके साथ में W और T है, ये सामने बटे में चले जाएंगे, M ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा आपका PVM अपॉन में WT, ये बना WT। अब देखो ध्यान से भाई, ये फॉर्मूला बना, मैं इस फॉर्मूले में मान पुट करता हूं, यहां पर फटाफट से मान लगा लो भाई, P का मान कितना है 3.2 इंटू V कितना है 1 लीटर इंटू M कितना है आपका, M आपका दिया है, किधर गया, ये रहा 342 बटे में, 342 बटे में W और T, W आपका 45 इंटू T आपका कितना है भाई, T हमने निकाला था 293, ठीक है। अब देखो जब आप इनकी ऊपर वाले अंकों की गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10944, इसका पॉइंट डालो, नीचे एक 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो इनकी 32 की और इसकी गुणा आ जाएगी आपकी 10944 बटे में आपकी इसकी गुणा आ जाएगी 31850। जब आप इन दोनों को भाग दोगे, एक बार चेक कर लेना, तो आपका मान आ जाएगा 0.083, और विलयन स्थिरांक का मान हमेशा ही नियत होता है, और ये इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर मैं एक सवाल और करवाता हूं। देखो बेटा अब ये आज का लास्ट सवाल है, क्या सवाल है भाई, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, विलायक का अणु कुंडन स्थिरांक ज्ञात करो, चीनी का अणुभार 342 है। सबसे पहले कभी भी सवाल को हल करो तो जो दिया है उसे पहले लिख लो, क्या क्या दिया है, बोला गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, तो W दिया है 1.17 ग्राम, विलय का है तो विलय का स्मॉल W, विलायक का कैपिटल W मानना।
आपका कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25 ग्राम, बोला है घोलने पर क्वथनांक, तो क्वथनांक जो है डेल्टा टीबी मतलब बढ़ जाता है ना, तो बढ़ा हुआ दिया है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना बढ़ जाता है। क्वथनांक में डिग्री सेंटीग्रेड में भी लगा सकते हो, केल्विन में भी लगा सकते हो, अगर अंतर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब इतना करने के बाद में बोला विलायक का अणु पुंजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मतलब K100 हमें ज्ञात करना है, और बोला है चीनी का अणु भार M हमें दे रखा है, M कितना दे रखा है 342। देखो सूत्र लगाओ पहले, सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है M बराबर स्मॉल w इंटू K100 100 बटे में कैपिटल W इंटू डेल्टा टीबी। यहां से हमें निकालना क्या है, हमें K100 निकालना है, इसे यहीं पर रोको, इन दोनों को ऊपर फेंक दो और इसे नीचे ले आओ, तो आपका सूत्र बन जाएगा, K100 को निकालना है ना, तो K100 यहीं रुकेगा, ये दोनों पहुंच जाएंगे M के पास, तो W इंटू डेल्टा टीबी बटे में आपका स्मॉल w इंटू में 100, ये आ जाएगा नीचे। फटाफट से बेटा इससे मान लगा लो, M अणुभार कितना है 342 इंटू कैपिटल W आपका 25 इंटू डेल्टा टीबी 0.017 बटे में स्मॉल w 1.17 इंटू में 100। देखो 2 पॉइंट 3 पॉइंट, एक जीरो नीचे बढ़ा देना आप इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करना भाई, सिंपल सा आप इसकी गुणा करवाना, इसकी गुणा करवाना, फिर जो आए इसको भाग देना, 3 स्थान पीछे खिसका देना। फिलहाल आपका K100 जो आएगा वो आएगा 1.24, K100 आपका कितना आएगा 1.24, ये इसका आंसर आएगा। आप इसी कैलकुलेशन एक बार घर पर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लेंथ नहीं करना यार, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा देता जैसे कि मैं हमेशा सिखाता हूं, लेकिन आपको जो मैंने टॉपिक आज बताए हैं ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, ठीक है। और अगर यार केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, केमिस्ट्री से जंग जारी है, तो इस उम्मीद के साथ मेहनत करते रहो कि आप केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर जरूर लाओगे, और अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो ये चीज जरूर पूरी हो सकेगी। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगले वीडियो के साथ, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अलविदा।